हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक टाइम रिस्पांस एनालिसिस। तो टाइम रिस्पांस एनालिसिस जो आपका चैप्टर है ये दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर तक का भी पेपर यहाँ से आ जाता है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका भाई टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का, ठीक है। तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर हम ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दोनों पार्ट देखेंगे भाई, ठीक है। और जो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है ये आपका डिस्क्राइब करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम और आपको बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट इसके अंदर, ठीक है। तो लिखिए भाई, सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम ये भी बोल सकते हूँ, अगर मैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस की बात करूँ, ठीक है, द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस is defined as analysis on time taken by the output or response, ठीक है, of the system to reach, हाँ जी, कहाँ पे रीच करेगा? स्टेडी स्टेट के ऊपर, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। मान लीजिए आपने इनपुट दिया किसी भी सिस्टम को, ठीक है, तो उसके टाइम कितना, वो टाइम किस टाइप का टाइम लेगा, उसके एनालिसिस को हम बोलते हैं राजे क्या? टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर हम जो इनपुट प्रोवाइड किया उस इनपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू पहुंचने के लिए मेरा सिस्टम कितना टाइम लेगा, उस दौरान उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है, उसके अंदर कितना एरर होगा, वो सब चीज़ का एनालिसिस हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली आपके पास टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है राजेश जी, 2 टाइप का हम देखेंगे। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हम 2 टाइप का देखेंगे राजेश। एक होगा आपके पास ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। दूसरा हम देखेंगे राजेश आपके पास, हाँ जी, कौन सा? स्टेडी स्टेट, है ना, स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है। बोलो ओके हुआ। जो आपके पास ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस होगा जी, ये डील करेगा नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो लिखिए ट्रांजिएंट में के अंदर लिख लेना भाई, इट डील्स विद द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम when subject to an input, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई इनपुट दिया, ठीक है, आपके सिस्टम को, ठीक है, तो उस केस में इसका रिस्पांस क्या होगा, ठीक है, ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है, ठीक है। उस चीज़ का एनालिसिस हम किस में देखेंगे राजे? ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस में, ठीक है। तो जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस होगा, इट डील विद, इसको भी लिख लो भाई, इट डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ steady state error between input and output, ठीक है। तो ये भाई आपका कौन बताएगा राजीव? बोलो, आपका रिस्पांस बताएगा, ठीक है, कौन? स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, अब नेक्स्ट आप देखोगे, ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे। मान लीजिए आपने ये इनपुट प्रोवाइड किया है, इनपुट, उसके विद रिस्पेक्ट टू मान लीजिए जो मेरा रिस्पांस है सर्किट का वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो स्टेडी स्टेट पहुंच गया, इसका मतलब ये पहले वाला पार्ट मेरा क्या होगा राजी? दैट इज नथिंग बट
ट्रांजिएंट पार्ट, ठीक है, और इसके बाद मेरे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा राजी, स्टेडी स्टेट पार्ट, ठीक है। स्टेडी स्टेट क्या होता है ये ऑलरेडी आप जानती हो, ठीक है। चलिए ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा राजी, आउटपुट, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला आपने दिखाया था राजी, दिस इज नथिंग बट इनपुट, ठीक है। ये आपका इनपुट एंड आउटपुट का ग्राफ आ गया भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके हुआ भाई यहाँ तक, बोलो। और लास्ट में ये जो आपके पास गैप आ रहा है, ठीक है, लास्ट में आप देख सकते हो राजे, जो जो गैप है आपके पास, ये गैप को क्या बोलेंगे राजे, स्टेडी स्टेट एरर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे तो दोनों मैच करेंगे ना, इनपुट और आउटपुट आपकी बिल्कुल मैच करेगी, इट्स मीन दोनों का डिफरेंस क्या होगा राजे, जीरो आ रहा है इस केस में, ठीक है। तो जो एरर होगी आपके अंदर वो क्या होगी, इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है। अगर मैं ई ऑफ टी लिखूं तो इनपुट को हम आर ऑफ टी बोलते हैं राजी, जो आउटपुट होती है राजी इसको हम क्या बोलेंगे, सी ऑफ टी बोलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है, बोलो, जानते हैं कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं सर, ठीक है। तो फिर घबराने की क्या जरूरत है भाई, आप तो बोला करो भाई सर हम नहीं घबराते, ठीक है, एग्जाम पास में आ रहा है, ठीक है। बोलो जी, हो जाएगा जहाँ तक, ठीक है। अभी तक कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, अभी तक एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ही डिटेल्ड में बताएंगे, ठीक है। ये तो एक होता है कि आपका कंसेप्ट बन जाए, ठीक है, कंसेप्ट बनाने के लिए हम ये सभी चीज़ें आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप और ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, टाइप और ऑर्डर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है भाई आपके पास। तो सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं ना जी, टाइप का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। हाँ जी, तो आपके भाई जो भी ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन होता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका, उसकी कुछ ना कुछ टाइप और कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, ठीक है। बोलो जी, ट्रांसफर फंक्शन किसी भी कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज को अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लो भाई, एवरी ट्रांसफर फंक्शन representing a control system which have certain type and order, ठीक है। तो देख लेते हैं भी कैसे हमने इसका निकालना है, ठीक है। लेकिन जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस हम करते हैं ना, वो डिपेंड आपका करता है टाइप ऑफ का सिस्टम, और जो ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस है वो डिपेंड करता है जी आपका ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ये चीज़ें भी आप भाई लिख लो, ठीक है, सो दैट आपको फ्यूचर में काम आए, ठीक है। द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। टाइम रिस्पॉन्स के दो पार्ट होते हैं ना, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट, ठीक है। तो उसमें से जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस है वो डिपेंड करेगा राजी, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम की टाइप पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो आपके पास ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा राजी, द ट्रांजिएंट स्टेट response analysis depends upon the, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ऑर्डर ऑफ कंट्रोल सिस्टम मींस आपके ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। आप देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप देख लें राजी, ठीक है। तो टाइप भाई हम बार बार टर्म इसके अंदर यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो लिखिए द टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टम is obtained from open loop transfer function, ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कौन सा निकाला था राजी आपने,
जी ऑफ एस इंटू एच एस ऑफ एफ एस बाई ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। ओपन लूप पोल्स क्यों बोला? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल, ठीक है, अक्रिंग एट ओरिजिन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अगर दो पोल ओरिजिन के ऊपर है, इसका मतलब उसका टाइप क्या होगा भाई? दो होगा। अगर तीन पोल ओरिजिन पे है तो टाइप टू होगा, ठीक है। अगर कोई भी नहीं है तो टाइप जीरो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जी ऑफ एस एच ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है आपको पता है राजी, दैट इज इक्वल टू के वन प्लस टी ए एस डिवाइड बाई एस की पावर पी इंटू वन प्लस टी वन एस, ठीक है। तो ये किसमें लिखा हुआ है राजे? टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, ठीक है। ये जो टी ए है और टी वन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके टाइम कांस्टेंट, ठीक है। इफ पी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, एस की पावर पी है ना, अगर पी जीरो है तो वो क्या हो जाएगा राजे? टाइप जीरो सिस्टम। इफ p इज इक्वल टू वन, अगर p की वैल्यू वन हो जाए राजे उसको क्या बोलेंगे? टाइप वन सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही अगर इफ p इज इक्वल टू n हो जाए तो ये क्या हो जाएगा राजे? टाइप n सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट हो इतनी बात? तो पता चला भाई आपने टाइप कैसे कैलकुलेट करना है। टाइप हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे राजी? जल्दी से बताओ फटाफट। उसके अंदर जो ओरिजिन के ऊपर जितने पोल होंगे उतना उसका क्या होगा? टाइप होगा, ठीक है। आगे ऑर्डर देख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर। तो ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे राजी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से, ठीक है। तो देखिए कैसे, द ऑर्डर ऑफ कंट्रोल सिस्टम is obtained from closed loop transfer function, ठीक है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है राजी? अगर मैं यूनिटी फीडबैक की बात करूं, या आप नॉर्मली बात कर लीजिए, यूनिटी की अगर नहीं भी कर रहा हूं, तो जी एस डिवाइड बाई वन प्लस जी एस एच एस होता है, ठीक है। बोलो। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है राजी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? वन प्लस जी एस एच एस। ये जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है राजी ये क्या देगी आपके पास? बोलो। क्लोज लूप पोल देगी, क्लोज लूप पोल देगी। क्लोज लूप क्यों बोला मैंने? क्योंकि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, राइट। तो उसके पोल देगी, ठीक है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाँ जी, हाईएस्ट पावर ऑफ एस प्रेजेंट इन करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, हाँ जी, वही मेरे पास क्या कहलाएगा? विच इज द ऑर्डर ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। वो क्या कहलाएगा राजी? ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको इक्वल टू जीरो रखने के साथ मेरे पास क्या मिल जाएंगे राजी? क्लोज लूप पोल मिल जाएंगे, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा भाई? हाँ जी, हाँ जी ओके है भाई, बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो क्या आप उसका ऑर्डर और टाइप बता सकते हैं मुझे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंट्रोल सिस्टम है राजी, मान लीजिए यहाँ पे s प्लस टू है, ठीक है, और यूनिटी मेरे पास फीडबैक है, ठीक है। तो इसका मुझे अगर बताना हो कि आपके पास क्या है भाई, इस सिस्टम क्या है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका निकाल सकते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इसका भाई? जल्दी से बताओ। k डिवाइड बाई एस, एस प्लस टू डिवाइड बाई वन प्लस के एस, एस प्लस टू, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस की, ठीक है। ये मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ठीक है। तो इसकी जो नीचे वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी राजे? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? टू। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया राजे? ऑर्डर इज इक्वल टू टू। इसकी टाइप बता सकते हो भाई?
टाइप के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा, k डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के माइनस के। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे राजी, तो आपके पास सिंपल जे ही बच जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है, जब यूनिटी आपके पास यूनिटी है ना, यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब यही मेरे पास क्या कहलाएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और यही आ रहा है आपके पास, एस कॉमन ले लो भाई, एस प्लस 2। ठीक है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ पोल ओरिजिन पे कितनी है, 1 है, तो इसका टाइप कितना हो गया राजी, 1। ठीक है, तो ये टाइप 1 है और ऑर्डर किसका कितना है, इसका 2 है। समझ रहे मेरी बात, बोलो। तो ऑर्डर इसका 2 है। तो भाई ये था भाई आपकी बेसिक टर्मोलॉजी यूज्ड इन द टाइम रिस्पांस एनालिसिस। ठीक है, चलिए अगर हम कुछ यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो यूज होगा, वैसे तो आपने सिग्नल एंड सिस्टम स्टडी करना ही है भाई। ठीक है, आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ भाई, जो मैं फर्दर आगे यूज करूंगा। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो बेसिक ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के अंदर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक्स टी आपके पास गिवन होगा, आपने उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं राजी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट करना है। मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है प्लस में करके। ठीक है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा राजी, वो क्या हो जाएगा, आप चाहे दोनों को ऐड कर लीजिए फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, चाहे आप इंडिविजुअल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले लेके बाद में ऐड कर लो, आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है, फिर मेरे पास होती है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसका बहुत बार यूज होगा जी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मान लीजिए मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे कैलकुलेट करना है एक्स टी माइनस ए का। ठीक है, तो ये क्या होता है राजे, e की पावर माइनस एस इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक है जी, ये चीज का ध्यान रखना है भाई। तीसरा आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या है, मान लीजिए आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, e की पावर माइनस ए टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो ये क्या होगा राजे, हाँ जी बोलो क्या होगा, एक्स एस प्लस ए। ठीक है, अगर माइनस है तो प्लस होगा, अगर प्लस होगा यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ये चीज आपको भाई पता होनी चाहिए। ठीक है, बोलो हो जाएगा। एक हम यूज करते हैं राजी टाइम स्केलिंग, इसका भी यूज कर लेते हैं भाई। मान लीजिए मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है एक्स ए टी का, वो क्या होगा राजी जल्दी से बताओ। हाँ जी, 1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए एक्स, एस की जगह पे हम लिख देंगे एस बाई ए। ठीक है, बोलो ओके हो जाएगा। आगे हम देखेंगे डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। ठीक है, सभी आप प्रॉपर्टी जानते हो भाई, मैं जस्ट रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज बताने की यहाँ पे जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी अगर सिग्नल सिस्टम नहीं स्टडी किया है तो उसको स्टडी कर लो भाई। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, अगर टाइम डोमेन में आपके पास डेरिवेटिव है, ठीक है, तो उसका लाप्लास आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मान लीजिए आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एस की पावर एन इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस टू एक्स डैश जीरो। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, चलिए तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई राजे, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, हाँ जी, मान लीजिए टाइम डोमेन में मेरे पास टी मल्टीप्लीकेशन आ जाए फंक्शन के साथ, उस केस में हो जाएगा राजी, ये हो जाएगा माइनस वन की पावर एन इंटू nth टाइम ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, हाँ जी, घबराने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है राजी, इंटीग्रेशन
इन टाइम डोमेन। हाँ जी, इसमें क्या है, मान लीजिए मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और जो टाइम डोमेन में है ये मान लीजिए मेरे पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो आपको पता है भाई इंटीग्रेशन का जो होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स टी का एक्सेस हो जाएगा और इंटीग्रेशन है तो बटे एस लग जाएगा और इनिशियल कंडीशन अगर कोई होगी तो एक्स नॉट बाई एस हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अगर मान लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे पास 0 से t है एक्स ऑफ टी डी टी, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी, हाँ जी ऐसे है ना, माइनस इन्फिनिटी से t है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस 0 से t। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट आ रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास्ट वैल्यूज। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट वैल्यू का यूज किया, राइट। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर पास्ट वैल्यू का तो कोई कंसेप्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब एक्स एस वाई एस होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, ये थ्योरम अभी जो 8 और 9 नंबर पे लिखूंगा ये इंपॉर्टेंट है राजी, इसका यूज यहाँ पे बहुत बार होगा, हम करेंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये सभी के सभी जो थ्योरम है राजे ये आपकी एप्लीकेबल होगी फॉर स्टेबल सिस्टम ओनली। ठीक है, तो एज पर इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम ये क्या होगी, लिमिट t टेंड टू 0 x of t in time domain that must be equal to limit s टेंड टू infinite s times of x of s। ठीक है, ऐसी आपके पास आ जाती है जी फाइनल वैल्यू थ्योरम विच इज यूज टू कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, आप जिस भी चीज़ की स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालना चाहते हो उसके ऊपर आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल कर सकते हो। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है भाई, टी की जगह पे इन्फानाइट पुट कर दो इन केस ऑफ टाइम डोमेन। अगर मान लीजिए वो मुझे गिवन है एस डोमेन में तो एस टेंड टू 0 एस इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे एक चीज लिख लो भाई, जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेबल सिस्टम। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में वैलिड है राजे, स्टेबल सिस्टम के लिए ये चीज वैलिड है। बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन राजे, ठीक है हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो लिखिए भाई आपका मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया भाई टाइम रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस बेसिकली जो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आएगा वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए आएगा। ठीक है, तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। हाँ जी, अगर मैं इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मेरे पास ये होगी राजी, मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक होगा और यहाँ पे यूनिटी फीडबैक होगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट होगा सी एस, ये मेरे पास आर एस है राजी। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है और ये जो ब्लॉक है इसका ये होता है भाई एस टाउ। ठीक है, ये जो टाउ कहलाएगा राजी, टाउ क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, यहाँ हम बोल सकते हैं ओवरऑल सिस्टम का यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट है वो कितने टाउ है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करूँ, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मीन्स सी एस बाई आर एस की जो रेशो अगर मैं की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बोलो जी, जी एस मीन्स 1 डिवाइड बाई एस टाउ डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस, एच एस तो कितना है 1। ठीक है, तो इसका सी एस बाई आर एस जो क्या कहलाते हैं भाई आपका ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू, हाँ जी कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई, हाँ जी एस टाउ प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूं, ठीक है, रिस्पॉन्स मीन्स सी ऑफ एस विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एस टाउ प्लस 1 इंटू आर ऑफ एस। ठीक है, तो आप आर ऑफ एस को वेरी करिए, उसके साथ आप अपने अपने केस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो केस नंबर 1 हम देख लेते हैं राजी। केस नंबर 1, व्हेन इम्पल्स इनपुट इज अप्लाइड, इम्पल्स इनपुट अप्लाई किया उस केस में जो सी ऑफ एस होगा राजे वो क्या होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा,
इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इसका मतलब आर ऑफ टी है जो मेरे पास, उसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा ऑफ टी है। ठीक है, तो आर एस इसका क्या हो जाएगा राजी, आर एस इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो सी ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एस टाउ प्लस 1। ठीक है, यही हो जाएगा भाई, बोलो। हाँ जी, यही हो जाएगा, बिल्कुल सर यही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से टाउ अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो सी एस की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइड बाई टाउ, तो एस प्लस 1 बाई टाउ। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी भाई, बोलो। अगर मैं यहाँ पे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो सी ऑफ टी जो रिस्पॉन्स वगैरह जी वो क्या होगा, 1 बाई टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे पास भाई रिजल्ट आ जाएगा किसका, साथ में यू ऑफ टी लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है राजी, यहाँ पे मेरे पास जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं प्लॉट ड्रॉ करूं विद रिस्पेक्ट टू टी, सी ऑफ टी का, तो क्या होगा राजे, ई की पावर माइनस ए टी। ठीक है, मीन्स ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या भाई, बाउंडेड आउटपुट मिल रही है मुझे, इसका मतलब सिस्टम मेरा क्या रहेगा राजे, स्टेबल रहेगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर मैं बात करूं, इसमें टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 बाई टाउ। ठीक है, तो ये कौन सा रिस्पॉन्स वगैरह है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के केस में क्या मैं इसकी एरर निकाल सकता हूँ, जो एरर होती है राजे वो इनपुट और आउटपुट का माइनस होता है। तो आपकी जो इम्पल्स होती है राजे वो एक पार्टिकुलर टी इज इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड होता है और किसी भी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हम इसका स्टेडी स्टेट एरर नहीं निकाल सकते। ठीक है, कभी भी एग्जाम के अंदर स्टेडी स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये मेरे पास भाई रिस्पॉन्स हो जाएगा सी ऑफ टी। तो अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो मैं अगर टाइम कांस्टेंट निकालने वाली की बात कर लूं, ठीक है, वो भी देखिए कैसे होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन है राजी, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, 1 डिवाइड बाई 2s। ठीक है, मान लीजिए ये चीज़ मेरे पास गिवन है राजी, तो आपको ये भी क्लियर है, यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो 1 बाई एस टाउ होता है ना, तो टाउ की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, अदरवाइज मैं कैलकुलेट अगर करना चाहूँ तो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं राजी, टी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस, मान लीजिए नेगेटिव फीडबैक है राजी, 2 ऑफ एस, तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2s प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं भाई, बोलो। तो टी ऑफ एस को हमने क्या लिखा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2s। ठीक है, इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया भाई, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, 1 प्लस टी इंटू एस। ठीक है, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट इसका कितना हो गया राजे, टाइम कांस्टेंट इसका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं राजे, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और हम देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते थे, अगर मैं इसका पोल जीरो ग्राफ ड्रॉ करूं तो टी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है भाई, इसको पोल जीरो फॉर्म में कन्वर्ट कर दो भाई, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो एस क्या हो जाएगा भाई, बोलो, एस प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूँ राजी, इसका ग्राफ क्या होगा, पोल कहाँ पे लाई करेगा, -1/2 पे। ठीक है, तो आप ये जो आपके पास ग्राफ है इसका जो पोल होगा राजे, इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये मुझे क्या कहलाएगा राजे, टाइम कांस्टेंट दे देगा। ये क्या दे देगा राजी, मुझे टाइम कांस्टेंट दे देगा। ओके हुआ यहाँ तक, तो ये भैया आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी पोल है, पोल आपके पास गिवन है, उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो राजी, वो मुझे क्या दे देगा, टाइम कांस्टेंट दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास दो सिस्टम है, जहाँ मान लीजिए मेरे पास कोई पोल जीरो ग्राफ है, यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो अगर मैं इसका टाइम कांस्टेंट पूछूं तो आप बता सकते हैं इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अदरवाइज दूसरा मेथड कौन सा है आपका टाइम कांस्टेंट निकालने का राजे, या तो आप इस वाले क्वेश्चन से निकाल सकते हो राजे, ये जो टाइम कांस्टेंट फॉर्म है इसके साथ निकाल सकते हो। दूसरा मेथड आपके पास, आप रिस्पॉन्स टी की फॉर्म में निकाल लो, तो ई की पावर माइनस टी बाई टॉ को कंपेयर कर दो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू है राजी उसके ऊपर से भी मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ये वो टी ऑफ एस आ गया मेरे पास,
अगर इसका मैं आपके पास रिस्पॉन्स निकाल दूं, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स मान लीजिए निकाल दूं, तो सी ऑफ टी की वैल्यू अगर मैं बात करूं दैट इज 1/2 ई की पावर माइनस, बोलो 1/2 इंटू टी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है 2, ये क्या बताएगा मुझे, टाइम कांस्टेंट बताएगा, ठीक है। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बेसिक बताया टाइम कांस्टेंट का मीनिंग, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का अगर मैं मीनिंग की बात करूंगा जी, इसका मीनिंग क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम 1 है राजी, उसका टाइम कांस्टेंट मान लीजिए -2 है। एक सिस्टम और है राजी, उसका टाइम कांस्टेंट मान लीजिए -4 है, ठीक है। तो सिस्टम 2 मेरे पास है, जो सिस्टम नंबर 1 है, जो सिस्टम नंबर 2 है। तो इसका मतलब इसका जो टाइम कांस्टेंट टाउ है राजी, वो कितना हो जाएगा, 1/2 सेकेंड मीन 0.5 सेकेंड, ठीक है। और ये सिस्टम 2 है, इसका टाउ कितना है भाई, 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट किसका कम है राजे, ये सिस्टम 2 है, ये सिस्टम 1 है, तो टाउ 2 इज लेस देन टाउ 1 है, ठीक है। तो जिसका टाइम कांस्टेंट कम है राजे, उसको कम समय लगेगा अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचने के लिए, ठीक है। इसका मतलब सिस्टम फर्स्ट कौन सा होगा, इसका मतलब फास्टेस्ट सिस्टम कौन सा होगा, फास्टेस्ट सिस्टम कौन सा होगा भाई, बोलो जी, बोलो बोलो, फास्टेस्ट सिस्टम मेरा 2 होगा देन 1, ठीक है। क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, जिसका टाइम कांस्टेंट सॉरी कम है, उतना सिस्टम मेरा क्या होगा, फास्ट होगा। इसका मतलब जो मेरा सिस्टम 2 है वो मेरा फास्ट होगा एज कंपैरिजन टू सिस्टम 1, ठीक है। तो ऐसे भी हम भाई बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास ऐसे 3 पोल लगे हुए हैं अलग अलग सिस्टम के, ये -1 है, -3 है, ये -5 है, तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा। इसका मतलब -5 वाला जो सिस्टम होगा वो मेरा सबसे फास्ट होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। चलिए, ये सारा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। चलिए बढ़े आगे भाई, हाँ जी, बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ना पड़ेगा सर आगे, ठीक है। चलिए, तो आगे फिर हम देखते हैं इसका केस नंबर 2 राजी। तो केस नंबर 1 आपने इम्पल्स रिस्पॉन्स देख लिया है, अब देखेंगे फोर स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट के लिए देख लेते हैं राजी क्या होगा रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका मतलब जो आर ऑफ टी है राजी मेरे पास, वो कितनी है राजी, यू ऑफ टी है, ठीक है। इसका मतलब आर ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/s आ जाएगी, ठीक है। और ट्रांसफर फंक्शन तो आपने निकाल ही रखा है राजी, इसका क्या है ट्रांसफर फंक्शन, ये है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 1 है राजी। तो उसका मतलब ये हुआ, इसका जो सी ऑफ एस होगा राजी, सी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एस टाउ प्लस 1 इंटू आर एस। आर एस की वैल्यू कितनी है राजी, एस है, ठीक है। आर एस की वैल्यू कितनी है, एस है, ठीक है। तो सी ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाउ बाहर ले लो भाई, टाउ ऊपर आ जाएगा, 1/टाउ एस 1 प्लस टाउ, ओके, हाँ जी। ए वाई फर्स्ट फैक्टर, बी वाई सेकेंड फैक्टर, एलसीएम ले लेंगे तो 1/टाउ दैट इज इक्वल टू ए एस प्लस 1/टाउ प्लस बी इंटू एस। एस की जगह पे 0 रख दो भाई, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। फिर एस की जगह पे लिख दो भाई 1/-टाउ, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, -1। इसका मतलब सी ऑफ एस की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो 1/टाउ मल्टीप्लीकेशन में तो उसको तो इफेक्ट मैंने ले ही लिया है ना। ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है एस प्लस 1/टाउ, ठीक है। टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, सी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी, ठीक है। जे इसका वही रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसका मतलब इस रिस्पॉन्स के अंदर जी कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा स्टेडी स्टेट पार्ट होगा, और ये मेरा कौन सा पार्ट होगा राजी, जल्दी से बताओ फटाफट, ये मेरे पास होगा राजी ट्रांसिएंट पार्ट, ठीक है। अगर मैं इस रिस्पॉन्स को ड्रॉ करूं, तो इस रिस्पॉन्स की वैल्यू देखिए क्या होगी, सबसे पहले C0 की अगर मैं बात करूं, C0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस ई की पावर 0 यू ऑफ टी, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो सी ऑफ इन्फिनाइट की बात करूं मैं, ठीक है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनाइट यू ऑफ टी,
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, u ऑफ t मीन्स 1 इंटू u ऑफ t। ठीक हुआ, सॉरी t इन्फिनाइट पुट कर देंगे, ये भी इन्फिनाइट आ जाएगा राजे। तो u ऑफ इन्फिनाइट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 आएगी। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा राजी, सी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इनपुट आपने कौन सा दिया, इनपुट मैंने स्टेप इनपुट दिया राजी, जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब जिसका जो रिस्पॉन्स होगा राजी वो कैसा होगा, जल्दी से बताओ। ये जो ग्राफ है सी इज इक्वल टू 0 पे 0 मीन 0 से स्टार्ट होगा और एक्सपोनेंशियली जाएगा और इन्फिनाइट पे जाता जाता ये मैच कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे बिल्कुल मैच कर जाएगा। ठीक है, आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों साथ में जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये तो इसका कौन सा पार्ट हो गया, ये ट्रांजिएंट पार्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, स्टेडी स्टेट हो। ठीक है, तो ग्राफ से देख सकते हो। अगर मैं एरर की बात करूं राजे, तो एरर क्या होता है राजे मेरे पास, जल्दी से बताओ भी फटाफट, एरर क्या होता है। अरे बोलो भाई, एरर क्या होता है, एरर होता है सर इनपुट माइनस आउटपुट। ठीक है, तो डायनामिक एरर, जिसको हम ई ऑफ टी बोलेंगे राजे, तो ई ऑफ टी की जो मेरे पास वैल्यू आएगी राजे, दिस इज नथिंग बट इनपुट माइनस आउटपुट। आउटपुट मेरी सी ऑफ टी है। ठीक है, तो आर टी की वैल्यू कितनी है इस केस में, यू ऑफ टी है माइनस सी ऑफ टी क्या है, यू ऑफ टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी, सॉरी टी बाई टॉ इंटू यू ऑफ टी। यही है भाई, बोलो। जे और जे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा प्लस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ यू ऑफ टी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगी राजी, एरर आ जाएगी। ठीक है, कौन सी, डायनामिक एरर। ठीक है, लेकिन हमें इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए। ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा राजी, तो ई एस एस चाहिए मुझे। ठीक है, वो कब होगी, जब टी मेरा 10 टू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा राजी, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं राजी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है राजी टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट के ऊपर ये 1 आ गया। ठीक है, तो जी ऑफ टी भी मेरा इन्फिनाइट पे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बिटवीन कोई गैप ही नहीं है, इसका मतलब स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पता चला भी कैसे कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई बार पूछ लेता है कि फाइंड द डायनामिक एरर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये एरर का भाई मेरे पास रिलेशन आपके पास आ गया है। ठीक है, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया भाई, ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इज इक्वल टू मान लिया 2 सेकेंड पे पूछ लिया, तो ई की पावर माइनस 2, ये टॉ आपको गिवन होगा, यू ऑफ 2 इसकी वैल्यू 1 होगी राजीव, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकालने को आ सकता है, लेकिन ऐसा कभी पूछा नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता है वो, स्टेडी स्टेट एरर पूछता है। मीन्स जब मेरे टी 10 टू इन्फिनाइट हो जाएगा, उस केस की हम बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो स्टेडी स्टेट एरर कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं राजेश, स्टेडी स्टेट एरर। एक तो टाइम डोमेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ई एस एस आपने क्या करना है, लिमिट टी 10 टू इन्फिनाइट कर देना है। ठीक है, जो ई टी आपके पास आया है। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, लिमिट एस 10 टू 0 कर दीजिए इंटू एस इंटू ई ऑफ एस कर दीजिए। ई ऑफ एस क्या भाई, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आपके एरर सिग्नल का। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा भाई, बोलो जी, बिल्कुल हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो जी आपके पास भाई जी ऑफ टी के लिए आ गया आपके पास। अभी हम देख लेते हैं केस नंबर 3 फॉर यूनिट रैंप, यूनिट रैंप सिग्नल। ठीक है, जब इनपुट मेरे पास क्या होगी, यूनिट रैंप, इसका मतलब आर ऑफ टी का वैल्यू क्या हो गया राजी, टी यू ऑफ टी हो गया। ठीक है, तो आर ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ फटाफट, 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर। तो सी ऑफ एस क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखो भाई, 1 डिवाइड बाई एस टाउ प्लस 1 इंटू आर एस था ना, तो आर एस की जगह पे हम क्या करेंगे राजीव, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 डिवाइड बाई एस टाउ प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर। ठीक है, तो टाउ कॉमन ले लो भाई, सी ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताओ फटाफट। तो 1 डिवाइड बाई टाउ, हाँ जी, एस प्लस 1 बाई टाउ इंटू
एस का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एस का स्क्वायर, जी आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगी, ए वाई एस प्लस बी वाई एस स्क्वायर सी वाई एस प्लस 1/टाउ, यही बनेंगे भाई फैक्टर इसके, बिल्कुल यही बनेंगे सर। तो जल्दी से भाई इसको करो सॉल्व, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/टाउ दैट इज इक्वल टू ए इंटू, हाँ जी क्या बचेगा भाई, ए के साथ क्या बचेगा जल्दी से बताओ फटाफट। अरे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एस स्क्वायर एस प्लस 1/टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा एस इंटू एस प्लस 1/टाउ, प्लस बी के साथ क्या आएगा, एस प्लस 1/टाउ, सी के साथ क्या आ जाएगा, एस का स्क्वायर, ठीक है। तो एस की वैल्यू जीरो पुट करो, जे जीरो, यहाँ से बी मिल जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, फिर हम एस की वैल्यू पुट कर देंगे -1/टाउ, तो जे जीरो, ठीक है। -1/टाउ का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ जी एस का स्क्वायर है ना, तो एस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1/टाउ का स्क्वायर, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/टाउ, ठीक है। अब हमें वैल्यू ए की चाहिए, तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, हाँ जी एस स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कोई भी एस स्क्वायर नहीं है, तो ज़ीरो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एस स्क्वायर बन जाएगा ना, तो यहाँ पे ए आ गया कोफिशिएंट ए का, इधर कोई एस स्क्वायर नहीं है, इधर सी है प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -सी दैट इज इक्वल टू -1/टाउ, ठीक है। तो सभी वैल्यूज आ गई राजे, इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो मेरा जो रिस्पॉन्स होगा सी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी कितना आ रहा है, ए की वैल्यू कितनी है -1/टाउ डिवाइड बाई एस, बी की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/टाउ एस प्लस 1/टाउ, ठीक है। तो जे भाई मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा सिस्टम का, ठीक है। हाँ जी बोलो, ओके हो गया भाई। अरे हमने कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई, बिल्कुल भाई गड़बड़ कर दी है। यहाँ से देखो सी वाले पार्ट के अंदर, सी वाले पार्ट के अंदर देखो 1/टाउ इक्वल टू 1/टाउ का स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। तो टाउ के साथ टाउ कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू यहाँ पे टाउ आनी थी भाई, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -टाउ, ये करेक्ट कर लो भाई जल्दी से, ये -टाउ है, सी क्या है टाउ है, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई आ जाएगा, ठीक है। तो बाई यूजिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो सी ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, सी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी टाउ प्लस टी, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस, टाउ तो है ही है, ई की पावर माइनस, बोलो जी टी बाई टाउ, साथ में क्या आ जाएगा यू ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी, यहाँ पे भाई माइनस था मेरे पास, यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, टाउ कॉमन निकाल लो भाई, तो क्या बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी, तो ये मेरे पास भाई रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, सी ऑफ टी। तो सी ऑफ टी की अगर मैं बात करूँ, सी ऑफ जीरो की वैल्यू हम निकालें, ये सी ऑफ टी आ गया जी, तो ये कितना होगा 0 माइनस टाउ 1 माइनस ई की पावर 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और सी की पावर इन्फिनाइट की बात करूँ, तो सी की पावर इन्फिनाइट क्या होगा, इन्फिनाइट माइनस, हाँ जी इन्फिनाइट होगा, ठीक है, इन्फिनाइट होगा। इसका मतलब अगर मैं एरर की बात करूं, चलिए एरर की बात कर लेते हैं ना जी, ई ऑफ टी दैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई आर टी माइनस सी ऑफ टी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। आर टी की वैल्यू कितनी है टी इंटू यू ऑफ टी है, माइनस सी टी की वैल्यू निकाल दो भाई, टी इंटू यू ऑफ टी, माइनस माइनस प्लस टाउ 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू यू ऑफ टी, ठीक है। ये टर्म अपनी कैंसिल हो जाएगी, तो एरर जो मेरे पास आने वाला है राजी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी एरर कितना आ जाएगा इस केस में, बोलो जी कितना एरर आ रहा है आपका, हाँ जी कितना एरर आ रहा है, अरे भाई कैलकुलेट करके दिखा दो यार, ठीक है।
टाउ 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू जू ऑफ टी। ये मेरे पास राजी एरर आ जाएगा, ठीक है। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एरर का फंक्शन हो गया। अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर की बात करूं, स्टेडी स्टेट एरर वो कैसे निकलेगा राजी? ई इन्फिनाइट निकाल देते हैं भाई, तो टाउ 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनाइट यू इन्फिनाइट, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा राजी? टाउ, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर आप निकाल सकते हो भाई, ई इन्फिनाइट दिस इज नथिंग बट स्टेडी स्टेट एरर दैट इज इक्वल टू टाउ। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, सिग्नल कौन सा है राजी आपका? रैंप सिग्नल, ऐसा रैंप सिग्नल है। इसका मतलब ये हुआ जो आपकी आउटपुट होगी राजे, तो आउटपुट जो भी होगी उसका जो इनपुट सॉरी स्टेडी स्टेट के ऊपर गैप होगा इनपुट और आउटपुट का, ये इनपुट है राजे जी, मान लीजिए मेरा आउटपुट का ग्राफ है, ये जो गैप रहेगा राजे थ्रू आउट द लेंथ, ये मेरा सॉरी टाउ रहेगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट टाउ, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि यूनिट स्टेप यूनिट रैंप आपने इनपुट दिया है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर, तो आपके पास फंक्शन गिवन होगा राजी 1 डिवाइड बाई 2s, ठीक है। तो ये जो 2 है राजी यही टाउ को डिफाइन कर रहे हैं, तो यही मेरे पास क्या होगा राजी? स्टेडी स्टेट एरर होगा इन केस ऑफ रैंप सिग्नल, ठीक है। ऐसे ही भाई हम पैराबोला सिग्नल के लिए निकाल देंगे, ठीक है। तो बस आपको पता होना चाहिए जो चीज़ हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये था भाई आपका एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने रिस्पॉन्स देख लिया भाई, तो इसका ग्राफ कैसे कैसे बन सकेगा, ठीक है। तो ये था भाई आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली आपके जो क्वेश्चन बनेंगे आज वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ऊपर बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतनी था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।